हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने आगे की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे छोड़ा था, तभी पीछे से ज़ोर से आवाज़ आई, नंदिता नंदिता। मुड़कर देखा तो मामा ही थे, ओके। स्टेशन से मामा के घर की ओर चले, पर यह क्या, फिर से इतनी भीड़ वाला इलाका। सकरी गली के दोनों तरफ साथ साथ सटी हुई झुग्गियाँ। उस गली से होते हुए हम मामा के घर पहुँचे। यहाँ एक कमरे में मामा मामी, उनकी 2 बेटियाँ और बेटा रहते हैं। और अब मैं भी वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं पकाना और वहीं नहाना। हमारे गांव के घर में भी एक ही कमरा है, पर रसोई घर और नहाने की जगह अलग अलग है। बाहर आंगन भी है। पानी की किल्लत। मैं मामा और सीमा के साथ सुबह 4 बजे उठकर नल पर पानी भरने जाती हूँ। बाप रे, वहाँ पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं। अगर पहुँचने में देरी हो गई तो समझो दिन भर का पानी भरा नहीं जाएगा। हमारे गाँव के घर में भी नल नहीं है। गाँव में तालाब 20 मिनट की दूरी पर है। गर्मियों में कभी कभी तालाब का पानी सूख जाता है, तब घंटा भर चलकर नदी से पानी लाना पड़ता है। पर पानी के लिए इतने झगड़े तो नहीं होते। मामा की गली के एक कोने पर टॉयलेट बना है। गली के सभी लोग वहीं जाते हैं। इतनी गंदगी और बदबू। वहाँ जाने पर मुझे पहले तो मितली आती थी। अक्सर वहाँ पानी भी नहीं होता, पानी साथ ही ले जाना पड़ता है। अब तो इस सब की आदत पड़ गई है। गांव में तो सब खुली जगह पर जाते हैं, लेकिन उसके लिए आदमी और औरतों की जगह अलग अलग है। सीख ही लिया। मैं रोज़ माँ से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ। शुरू में तो बसों में भीड़ देखकर हिम्मत ही नहीं पड़ती थी उनमें चढ़ने की। आदत जो नहीं थी, डर भी लगता था, पर अब ठीक है। मुझे समझ आ गया है कि मैं कैसे लाइन में लगना है, कितने का टिकट लेना है, कहाँ उतरना है। बस्ती से कुछ दूर एक ऊंची बिल्डिंग है। वही 7 घरों में मामी सफाई और बर्तन धोने का काम करती हैं। एक दिन मैं भी मामी के साथ वहाँ गई। देखने पर पहले मुझे लगा कि एक ही बड़ा घर है, पर नहीं, वे तो एक के ऊपर एक बने बहुत सारे घर थे। मैं सोच रही थी कि इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूंगी, पर वहाँ लिफ्ट भी लगी थी। एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसी पंखा, घंटी और बल्ब सभी लगे थे। उसमें हम कितने सारे लोग उसमें घुस गए, बटन दबाया और झट पहुँच गए ऊपर। सच बताऊं, मुझे पहले बहुत डर लगा था। दूसरे घर में मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गई। उसका घर 12वीं मंजिल पर था। कितना बड़ा घर था। बैठक, खाने का कमरा, सोने का कमरा सब अलग, और रसोई भी अलग। वहाँ टॉयलेट भी घर के अंदर ही था। मामी को बबलू के घर काम करने में टाइम तो बहुत लगा, पर ख़ास परेशानी नहीं हुई। रसोई घर में ही नल लगा था और झरझर पानी बह रहा था। बबलू ने नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई और टीवी देखने बैठ गया। कितना पानी बेकार बह गया, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जाकर नल बंद कर दिया। बबलू के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थी। मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा। बबलू के घर की खिड़कियां से मामा की बस्ती दिखाई दे रही थी। बस्ती तो दिखाई दी, पर पता नहीं चल रहा था कि मामी का घर कौन सा है। ऊपर से नीचे सब कुछ खिलौने की तरह छोटा छोटा लग रहा था। मुझे डर भी कितना लगा था ऊपर से बहुत नीचे झांकने में। एक नई चिंता। मामा ने कहा था कि वे मुझे मुंबई घुमाने ले जाएंगे। बस्ती के बच्चे चौपाटी की बहुत बातें करते हैं। सुना है वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आते हैं। काश जब हम वहाँ जाएं तो मुझे भी कोई फिल्म स्टार दिख जाए। आजकल मामा बहुत परेशान हैं। मैं उनसे मुझे मुंबई घुमाने को भी नहीं कह सकती। पिछले हफ्ते कुछ लोग बस्ती खाली करने का नोटिस दे गए थे। अब यहाँ बड़ा होटल बनेगा। मामा ने बताया था
कि पिछले 10 सालों में उन्हें तीसरी बात नोटिस मिला है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें अपना घर बनाने के लिए कोई दूसरी जगह दी जा रही है। इस झुग्गी के बदले जो जगह मिली है वह शहर से बहुत दूर है। समझो शहर का दूसरा कोना। वहाँ ना पीने का पानी है ना बिजली। पता नहीं वहाँ कोई बस भी चलती है जाती है या नहीं। मामा इतनी दूर से काम पर कैसे आएंगे? कितना ज़्यादा पैसा लगेगा और कितना ज़्यादा टाइम भी। और मामी उनको वहाँ काम मिलेगा भी या नहीं? अगर मामा नई जगह चले गए तो मैं माँ से मिलने कैसे आऊँगी? माँ तो अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई। पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। प्यास कैसे बुझाएं? नलमड़ा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं। ये नलमड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सुगुणा किताब पढ़ रही थी कि तभी किसी के आने की आवाज़ आई। देखा शहर से कोई मेहमान आए हैं। अप्पा ने उन्हें बिठाया और सेल्वा से कहा कि उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। मेहमान बोले कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पीता, बस एक गिलास पानी दे दीजिए। अप्पा बोले हमारे यहाँ आजकल पानी ठीक नहीं आ रहा है, दिखने में भी साफ नहीं है। आप यह पानी ना ही पिए तो अच्छा है। हमारी तो मजबूरी है, हमें तो पीना ही पड़ता है। पानी के खेल। बाजार गांव, महाराष्ट्र। बाजार गांव के पास ही एक बड़ा सा वाटर पार्क था। एक दिन रोहन और रीना अपने मम्मी पापा के साथ वहां गए। वहां बड़े बड़े फव्वारे चल रहे थे। तभी रीना बोल उठी, अरे रोहन देखो, यहाँ तरह तरह के पानी झूले हैं और वहाँ देखो कितने बड़े तालाब। रोहन बोला, छपाक छपाक। दोनों ने पीछे देखा। झूम झूम झूम। बड़ी सी फिसल पट्टी पर से तेजी से फिसलते हुए बच्चे छपाक करके पानी में गिर रहे थे। रोहन एक बड़े से झूले में घुस गया और बस 1 सेकंड में ही बहुत ऊंचाई से नीचे पानी में जा पहुंचा। रीना की तो चीख ही निकल गई। तभी पार्क के बाहर से शोरगुल और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सब बड़े गेट की तरफ भागे। वहाँ खाली बाल्टियाँ और घड़े लिए हुए बहुत सारे लोग खड़े थे। एक छोटा सा बच्चा खाली बोतल पकड़े अपनी माँ के साथ चिपक कर खड़ा था। रोहन की मम्मी ने उस भीड़ में से एक औरत से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? वह औरत तमतमा कर बोली, भाई तुम पूछती हो क्या हो रहा है? हमारे कुएं सूखे पड़े हैं। हफ्ते में एक बार पीने के पानी का टैंकर आता है, आज तो वह भी नहीं आया। और यहाँ इतना सारा पानी तुम लोगों के खेल के लिए। बोलो हम क्या करें? इसे पी सकते हैं? कफ परेड मुंबई। कफ परेड कहाँ है? मुंबई है। ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है। कफ परेड मुंबई में है। लिफ्ट रुक गई। 26वीं मंजिल पर बड़ा मज़ा आता है। दीपक को लिफ्ट में आज स्कूल की छुट्टी है, इसलिए वह माँ के साथ रजिया मैम साहब के यहाँ आया है। यहाँ तो सब कुछ चकाचक ठंडा और शांत लगता है। रजिया अखबार पढ़ रही थी। दीपक को देखा तो हंसकर पूछा, क्यों आज छुट्टी है क्या? मैम साहब ने टीवी चला दिया और दीपक कार्टून की दुनिया में खो गया। इतने में रजिया ने आवाज़ लगाई, अरे पुष्पा, अखबार में खबर है कि इस इलाके में पीने के पानी वाले पाइप में गटर का पानी मिल गया था। लिखा है इस गंदे पानी के कारण बहुत लोग दस्त और हैजे से बीमार हैं। कल का भरा हुआ पानी फेंक दो और पीने के लिए कुछ पतीले पानी उबाल लो। और हाँ, अपने घर के लिए भी उबला हुआ पानी ले जाना। दीपक खुश हुआ कि चलो, उसे आज घंटा भर लाइन में खड़े होने से छुट्टी मिली। ठीक है। क्या तुम्हें कभी दस्त लगे हैं, उल्टियाँ हुई हैं? तब क्या हुआ था? जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। जब तक उल्टियाँ दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी
देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लें। आओ नमक शक्कर का घोल बनाएं। 1 गिलास पीने का पानी उबालकर ठंडा करो, उसमें 1 छोटा चम्मच शक्कर घोलो, चुटकी भर नमक डालो। इस घोल को चखकर देखो, इसका स्वाद हमारे आंसुओं के स्वाद से ज़्यादा नमकीन ना हो। बीमार व्यक्ति को जब भी दस्त या उल्टी हो तब इस घोल को पिलाते रहो। साथ में हल्की भोजन जरूर लेते रहना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं लेनी चाहिए। अगर दस्त और उल्टी ना रुके तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। बच्चों ने उठाया पहला कदम। कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी रहता था। पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहाँ सूखा पड़ गया। पानी था ही नहीं, ना खेती के लिए, ना पीने के लिए, ना ही जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत खास बात है, इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। बच्चों ने बड़ों से पूछा, क्या हमारे यहाँ हमेशा से ही पानी की दिक्कत रही है? कुछ बड़े लोगों ने उन्हें बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था। उसमें मछलियाँ भी होती थी और आसपास बहुत हरा भरा रहता था। तब तो गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी रहता था। भीमा संघ ने सोचा कि वे पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थरों से भरी थी। उसमें पानी कहाँ से भरता? उसकी दीवारों में भी दरारें थी। फिर पानी कैसे टिकता? आसपास ना कोई पौधा था, ना घास, फिर कैसे होती हरियाली? बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी को साफ करने की और उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात की। पानी की समस्या का हल न केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ही ढूंढना था। नई योजना बनाने के लिए यह समझना भी ज़रूरी था कि पानी पहले से कम क्यों हो गया, सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं रहा। इन बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत ने शहर के कुछ लोगों की मदद भी ली। ये लोग पानी के रखरखाव के बारे में जानते थे। सब ने मिलकर योजना बनाई और एक साथ काम किया। टंकी एक पहाड़ी पर थी। टंकी में ठहरने की बजाय पानी नीचे बह जाता था। पानी के साथ ही मिट्टी भी बह जाती थी। उन्होंने सबसे पहले टंकी को साफ किया, फिर उसकी दीवारों को भर कर उसमें मजबूत बनाया। आसपास नए छायादार पेड़ लगाए और पुराने पेड़ों को पानी दिया। घास भी लगाई। बच्चों ने ढलान पर जगह जगह बांध बनाए और फिर किया उन सब ने बारिश का इंतज़ार। बारिश आई और टंकी पहले की तरह ही पानी से भर गई। उन्होंने उसमें कुछ मछलियाँ भी छोड़ी। बच्चे वहाँ की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली न चुरा सके और पेड़ पौधे न तोड़े। उन्हें मेहनत का फल मिला। 2-3 सालों में ही टंकी फिर पानी से लबालब भर गई। उसमें पूरे साल पानी रहने लगा। आसपास का इलाका भी घास और पेड़ पौधे से हरा भरा हो गया। धीरे धीरे गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी भरने लगा। भीमा संघ की इस कामयाबी कोशिश से अब गर्मियों में किसी को गांव नहीं छोड़ना पड़ता। यह सब कर दिखाया तुम्हारी उम्र के बच्चों ने, भीमा संघ ने। वे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, पर भीमा संघ आज भी है। आज भी उसमें नए बच्चे जुड़ते हैं और काम करते हैं। पंचायत का नाम है भीमा संघ, ठीक है। पंचायत का नाम है भीमा संघ, जिसमें हर साल बच्चे जुड़ते हैं और काम करते हैं उसमें जुड़कर। अब्दुल छुट्टी के दिन बगीचे की देखभाल में अपने अब्बू की मदद करने गया। अब्बू आज मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकालकर एक जगह जमा कर रहे थे। अब्दुल भी पास की एक क्यारी में से घास खींचने लगा।
वह घास के पौधों को आसानी से नहीं खींच पा रहा था। 2-3 घास के पौधे खींचते ही उसके हाथ लाल हो गए। खींचने के चक्कर में बेल के सहारे के लिए जो डंडी लगी थी गिर गई और मटर की नाजुक बेल भी टूट गई। अब्बू ने कहा, तुम घास के पौधे क्यों खींच रहे हो? घास की जड़ें मजबूत होती हैं, तुम्हें इन्हें खोद कर निकालना पड़ेगा। अब्दुल ने खुरपी से कुछ घास के पौधे को उखाड़ना चाहा पर मुश्किल था। उसने देखा कि घास का पौधा जितना बड़ा जमीन के ऊपर था उससे कहीं ज़्यादा जमीन के नीचे फैला हुआ था। अब्दुल को याद आया कि सलाद के लिए कुछ मूलियाँ निकालनी हैं। अब्दुल मूलियाँ उखाड़ने लगा। उसने सोचा, क्या ये भी जड़ें हैं? अब्दुल ने कुछ ही मूलियाँ उखाड़ी थी कि बहुत तेज़ आंधी बारिश होने लगी। उन्होंने मूलियों को उठाया और घर की ओर भागे। वे अभी घर पहुँचे ही थे कि अचानक आंगन में खड़े नीम के पेड़ की टहनी टूटकर गिर गई। अब्बू बाल बचे। वे दोनों अम्मा के साथ चाय पीने बैठ गए। अब्बू बोले, पौधे सूखे जा रहे थे, अब बारिश हो गई है, सो हमें पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं। सवाल ही सवाल। आजकल तो अब्दुल के दिमाग में पौधे ही घूमते हैं। उनके बारे में अनेकों सवाल उठते हैं। स्कूल की दीवार से एक पौधा निकलते देखकर अब्दुल सोचने लगा, क्या तुमने कभी किसी दीवार की दरार से कोई पौधा उगते हुए देखा है? कहाँ पर? उसे देखकर क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल उठा? कुछ प्रश्न बताओ अपने बारे में, उनके उत्तर पता करो। उस पौधे का नाम पता करो जिसे तुमने देखा। अब्दुल ने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ की कुछ टूटी हुई जड़ें भी दिखाई दी। उसे अपने घर का नीम का पेड़ याद आ गया। उसने सोचा, जड़ें ऐसी भी। और सुनो एक मज़ेदार बात, बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, असल में इसकी जड़ें हैं। वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। पेड़ काटने के खिलाफ कानून। सड़क पर बिजली के खंभों के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, इसलिए लोगों को उसकी छटाई की ज़रूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ी। क्या तुमने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हों? आओ करें। क्लास में 3 या 4 बच्चों के समूह में बट जाओ। इन चीज़ों को इकट्ठा करो। कांच का गिलास या चौड़े मुंह वाली बोतल, रुई, रबड़ बैंड या धागा, कुछ दाने, सबूत मूंग, गेहूं, बाजरा, सरसों, चना या राजमा। अब यह प्रयोग करो। हर समूह अलग अलग प्रकार के बीज लें। एक ही तरह के 5 से 6 बीजों को एक कटोरी पानी में रात भर भिगो दो। एक कांच का गिलास या फिर चौड़े मुंह वाली बोतल लो। इसके मुंह पर रुई की एक तह गीली करके रखो। इसे रबड़ बैंड या धागे में बांध दो। भीगे हुए इन बीजों को रुई पर रखो। ध्यान रखें कि रुई गीली रहे। इसे 10-12 दिन तक रोज देखो। क्या बीजों में से कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? पौधे चौथे और 8वें दिन कैसा दिखता है उसका चित्र बनाओ। ये बॉक्स दिए गए हैं, इसमें जितने दिन में जो पौधा तैयार होता है उसको मतलब लिखना उसका नाम, ठीक है। क्या तुम जानते हो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक, ठीक है। ये मेन टॉपिक है। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम। अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो यदि ऐसे 3 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक
जमीन में गहरी जाती है। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। क्या क्या बढ़ता है? आरिफ और रूपाली में आपस में बहस छिड़ गई कि ये चीज़ें बढ़ती हैं। आरिफ पत्ते, मुन्ना, कली, पिल्ला, नाखून, गाड़ी, रूपाली चांद, पेड़ में बाल, तरबूज, मच्छर, कौवा। मिलकर खाएं। क्लास में पार्टी। छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है। सभी बच्चे आपस में छुट्टियों के बारे में बात कर रहे हैं। मीना आरती की हथेली देखकर बोली, तुमने मेहंदी कब लगाई? मामा की शादी में, आरती ने बताया। वहाँ तो बहुत मज़ा आया होगा। डेविड बोला, हाँ, सबसे ज़्यादा मज़ा तो खाने में आया। हम सब भाई बहन और रिश्तेदार एक साथ बैठकर खाते थे। आरती खुशी से चहकी, क्यों ना हम भी स्कूल में ऐसा ही कुछ करें। रेहाना बोली, हाँ, हम क्लास में मिलकर पार्टी जरूर कर सकते हैं, कितना मज़ा आएगा तब। डेविड ने सुझाया, हमारी कॉलोनी में सभी त्योहारों पर पार्टी होती है। सब घरों से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ खाना साथ मिलकर बनाते हैं और कुछ बाजार से लाते हैं। रेहाना ने कहा, पार्टी करने के लिए त्योहार क्यों? शनिवार को आधी छुट्टी है, उसी दिन पार्टी करते हैं। रीना बोली। सबने मिलकर तय किया कि पार्टी के लिए कौन क्या क्या लाएगा। पार्टी में बहुत मज़ा आ रहा, तरह तरह की खाने की चीज़ें थी। सब ने मिलकर बहुत से खेल खेले, नाच गाना भी हुआ। बच्चों ने यह तय किया कि अक्सर मिलकर पार्टी किया करेंगे। बिहू का त्यौहार। सोन मोनी जल्दी से उठी और भागी तनवीर, फातिमा और मजानी के पास। आज बिहू त्यौहार जो मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है ना। चारों सहेलियाँ मस्ती में गीत गाने लगी। वे बातें करती करती बांस से भेला घर बनाने लगी। सभी मिलकर बिहू की तैयारियां की बातें कर रही हैं। तुम भी पढ़ो इनकी बातचीत। सोना मोनी, ये है भेला घर। यहाँ पे बांस का क्या बनाया जाता है? भेला घर। फिर बिहू त्यौहार मनाया जाता है चावल की नई फसल के आने पर, फर्स्ट या सेकंड वीक में। सोन मोनी, ये चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। सोन मोनी, जल्दी करो, रात के भोज से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करना है। तनवीर, आज तो पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे भाई, उरुका जो है। फातिमा, भोज की तैयारियां शुरू हो गई क्या? सोना मोनी, हाँ, सभी परिवारों ने पैसे मिलाकर बोरा चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतज़ाम किया है। उन्होंने मेजी के लिए लकड़ी का इंतज़ाम भी किया है। हरिया और भादिया ने पैसे तो नहीं दिए हैं, पर वे सारा काम करवा रहे हैं। फातिमा, मांस, मछली और सब्जियों का क्या हुआ? सोन मोनी, कुछ लोग यही सब खरीदने गए हुए हैं। बोरा चावल भिगो दिया है। पीठा बनाने के लिए पूरा गांव काम में लगा हुआ है। कुछ खाना पका रहे हैं और कुछ शकरकंदी भून रहे हैं। कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे। शाम को सभी को चाय और पीठा भी देंगे। तनवीर, रात के खाने में चेवा चावल भी मिलेगा ना? मुझे वह बहुत ही पसंद है। फातिमा, कैसे पकाएंगे चेवा चावल? सोन मोनी, ताव कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई। फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार। भेला घर बनकर तैयार हो गया। अब ये सहेलियाँ भागी तैयार होने के लिए। थोड़ी देर में गांव के सब लोग भी आ गए। ज़्यादातर औरतें ने पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी थी। सोन मोनी और उसकी सहेलियां भी भेला घर के पास पहुंच गईं। ढोल बजने लगा और सभी मस्ती में झूमते हुए गाते हुए गाने लगे। फिर सब जमीन पर बैठ गए। उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसा गया। सबने हंसते गाते और बातें करते हुए मिलकर खाना खाया। सभी रात भर भेला घर में ही रहे। मजानी, सोन मोनी, अब हम लोगों को सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर मेजी जलाना और भेला घर भी। मिड डे मील। दोपहर का 1 बजने वाला है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हम बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम और बाहर बरामदे में आने वाले खाने की खुशबू पर ज़्यादा है।
टन 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 आखिरी घंटी बज ही गई। सभी बच्चे बाहर की ओर भागे, कुछ खाने के बर्तनों की तरफ तो कुछ हाथ धोने। मास्टर मौसाय ने सभी को आंगन के कोने में लगे पानी के हैंडपंप की तरफ भेजा। आनंदो, देखो तो सब ठीक से तो हाथ धो रहे हैं ना? उन्होंने कहा। हाथ धोकर हम सभी ने कतार में खड़े होकर खाना लिया। कुछ ने अपने डिब्बे में तो कुछ ने थाली में। इसके बाद सब एक बड़ा गोला बनाकर बैठ गए खाने। पहले सबने मिलकर गाया, साथ हम खेलें, साथ हम खाएं, साथ करेंगे अच्छे काम और रहे हम हरदम साथ। हफ्ते के हर दिन दोपहर के खाने में क्या मिलेगा, यह दीदी मोनी के ऑफिस के बाहर लिखा होता है। कभी भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी, तो कभी लूची और छोला दाल, कभी मिष्टी मिल जाए तो क्या मज़े। दोपहर के खाने के समय हमारे स्कूल में एक और मज़ेदार बात होती है। गोले में रोज़ जगह बदलकर अलग अलग बच्चों के साथ बैठना होता है। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। कई बच्चों से पहचान हो जाती है और कई नए दोस्त भी बन जाते हैं। पहले कभी कभी भात में कंकड़ होते थे तो कभी दाल कच्ची। तब लोगों ने कहा हमारे बच्चे ऐसा खाना नहीं खाएंगे। दीदी मोनी ने समझाया, हम सभी को मिलकर देखना चाहिए कि खाना साफ सुथरा, ठीक से पका हुआ, गर्म और ताज़ा हो। दोपहर का खाना सभी बच्चों को मिलना ही चाहिए। बच्चों के घरों से लोगों ने मदद करने की ठानी। अब सब ठीक है। गर्मा गर्म पका हुआ खाना, वह भी सभी को एक साथ। कभी कभी जितना खाना मिलता है उससे छोटे बच्चों को पेट तो भर जाता है, पर मेरा और मेरे दोस्त का नहीं। आजकल तो बच्चों में भोजन मिलता है, पर पहले ऐसा नहीं था। जब मेरी दादी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब खाना नहीं दिया जाता था। कई बच्चे तो सुबह बिना खाए ही स्कूल जाते थे। खाली पेट और दिन भर पढ़ाई वे कैसे करते होंगे। बच्चों का हक मिड डे मील, जो भोजन मिलता है उसे मिड डे मील के नाम से जाना जाता है। जैसे दिन होता है कौन से दिन में क्या चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक गवर्नमेंट स्कूल में खाना मिलता है, मिड डे मील, दोपहर का खाना, ताकि बच्चे भूखे ना रहें और पढ़ाई में उनका मन लगे, ठीक है। इसलिए मिड डे मील दिया जाता है, खाना खिलाना। ट्रिन, घंटी बजते ही मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला। बाहर दिव्या और स्वास्तिक को देखते ही वह खुशी से चिल्लाई, गुरनूर देखो तो कौन आया है। गुरनूर दौड़ती हुई आई। दोस्तों को देखते ही वह खुशी से उनसे लिपट गई और बोली, तुम लोग अपने बोर्डिंग स्कूल से कब आए? कल ही। तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? उनसे तो मिल ले। स्वास्तिक बोला, वे तो गुरुद्वारे गए हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। गुरनूर ने जवाब दिया, अरे वाह, चलो हम भी चलते हैं। दिव्या खुशी से बोली। गुरनूर ने पूछा, तुम तो बस छुट्टियों में ही घर आते हो, क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है? कैसे रह लेते हो मम्मी पापा के बिना? उनकी याद तो आती है, पर हॉस्टल में बड़े मज़े भी आते हैं। भले ही कभी कभी हमें खाना पसंद नहीं आता, पर सभी बच्चों के साथ एक साथ बैठकर खाना खाने में मज़ा आता है। दिव्या ने बताया, हॉस्टल में जब किसी के घर खाने की कोई चीज़ आती है तो सभी बच्चे उसके कमरे में पहुंच जाते हैं और बस मिनटों में चीज़ खत्म। स्वास्तिक ने हंसते हुए बताया। गुरुद्वारे में बच्चे बातें करते हुए गुरुद्वारे पहुँचे। वहाँ सभी ने सिर ढके। वे गुरुद्वारे के रसोई घर में गए, जो बहुत बड़ा था। वहाँ कई काम हो रहे थे। खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था। वहाँ एक बड़े पतीले में उड़द और चने की दाल पक रही थी। दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। स्वास्तिक ने कहा, अरे देखो गुरनूर, तुम्हारे पापा वहाँ हैं, चलो मिलकर आते हैं।
मनजीत सिंह बच्चों से बहुत प्यार से मिले और पूछा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, क्या हम भी खाना पकाने में मदद करें? आप क्या बना रहे हैं? स्वस्तिक ने पूछा। मनजीत सिंह ने बताया, मैं कड़ाह प्रसाद बना रहा हूँ। इस बड़ी सी कड़ाह में आटे को भून रहा हूँ। इसमें बड़ी मेहनत लगती है, मुझे पता है। यह हलवा है, इसमें आप चीनी कब डालेंगे? दिव्या ने पूछा। तभी उन्हें मनप्रीत की मम्मी दिखाई दी। वे लोग मुस्कुराते हुए उनके पास गए। आंटी, आप क्या कर रही हैं? दिव्या ने पूछा। बेटा, हम लोग तंदूर में रोटी सेक रहे हैं, उन्होंने बताया। दिव्या ने आश्चर्य से कहा, आंटी, इतनी सारी रोटियां एक साथ? मैं भी सेकूं? हाँ हाँ, आओ तुम भी करके देखो। यहाँ तो हर कोई सेवा कर सकता है, लेकिन पहले अपने हाथ धो लो, आंटी ने कहा। दिव्या जल्दी से हाथ धोकर आ गई। तंदूर में हाथ डालते ही उसे बहुत गर्म लगा। सेकना छोड़कर वह रोटियों पर घी लगाने लगी। स्वस्तिक ने हैरानी से पूछा, इतने सारे लोगों के लिए खाना पकाने का सामान कौन लाता है? एक औरत ने बताया, सभी मिलजुल कर मदद करते हैं। कोई सामान देता है तो कोई पैसे। जिसका पैसा मन होता है वैसे ही काम में मदद करते हैं। मनप्रीत ने चिढ़ाते हुए कहा, क्यों स्वस्तिक, कैसा लग रहा है? पहले भी कभी रसोई का काम किया है क्या? नहीं, पर सबके साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है, स्वस्तिक ने कहा। पता ही नहीं चला कि कब रोटी, चावल, हलवा, दाल और सब्जी तैयार हो गए। अरदास के बाद सभी को कड़ाह प्रसाद दिया जाने लगा। कुछ लड़कों ने जल्दी से बरामदे में दरिया बिछा दी। सब लोग लाइनों में बैठ गए। कुछ लोग पत्तलों में खाना परोसने लगे और कुछ लोग पानी सभी ने मिलजुल कर खाना खाया। खाने के बाद सब ने अपने अपने पत्तल उठाकर बड़े से ड्रम में डाले। अंत में खाना खिलाने वाले लोगों ने भी मिलकर एक साथ खाया और वहाँ की सफाई करके बर्तन भी साफ किए। पाठ 22, दुनिया मेरे घर में। नोक झोंक। रोज की तरह आज फिर मैरिटा के घर में बहस शुरू हो गई कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखें। मैरिटा का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता है, जबकि छोटी सूसन अपने पसंदीदा गाने का प्रोग्राम। मम्मी और आंटी वैसे तो गहरे दोस्त हैं, पर उसकी पसंद अलग अलग है। मम्मी समाचार देखना चाहती है, जबकि आंटी पर एक सीरियल। मैरिटा कार्टून देखना चाहती है और डैडी को फुटबॉल मैच देखना है। डैडी कहते हैं कि वे बस शाम को ही टीवी देख पाते हैं। आखिर सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा। अलग क्यों? शाम के 7 बजे हैं। प्रतिभा अपनी सहेली के घर भागी भागी अपने घर जा रही है। नुक्कड़ पर उसके भाई संदीप और संजय दोस्तों के साथ खेलने में लगे हैं। उन्हें घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। उन्हें देर से पहुंचने पर कोई नहीं टोकता। प्रतिभा को यह बात ठीक नहीं लगती। उसके लिए एक नियम और उसके भाइयों के लिए दूसरा। वह क्या करे? पिलू मामी। एक दिन फली, नाजू और उसके दोस्त पिलू मामी के साथ समुद्र तट पर घूमने गए। पानी और रेत में खूब खेलने के बाद बच्चों ने आकाशी झूले में चक्कर लगाए, भेलपुरी खाई और गुब्बारे भी खरीदे। बाद में सभी ने मज़े से डंडे कुल्फ़ी खाई। फुल्की वाले ने गलती से 7 के बजाय 5 फुल्की के ही पैसे मांगे। बच्चों ने सोचा चलो पैसे बच गए, पर पिलू मामी ने कुल्फ़ी वाले को सही हिसाब समझाया और 7 फुल्कियों के ही पैसे दिए। उस दिन बच्चों ने पिलू मामी से जो बात सीखी उसे शायद वे कभी नहीं भूलेंगे। मैं क्या करूं? अक्षय को अपनी दादी माँ से बहुत लगाव है। वे भी उसे बहुत प्यार करती हैं। वे उससे खूब रोचक बातें करती हैं। वे अक्षय के दोस्त अनिल को पसंद करती हैं, पर वे अक्षय को एक बात बार बार समझाती हैं, उसे कभी भी अनिल के घर का खाना नहीं खाना है और पानी भी नहीं पीना है। वे कहती हैं कि अनिल के परिवार वाले उनके परिवार के से बहुत अलग हैं। एक दिन अनिल के घर के पास वाले बड़े मैदान में वॉलीबॉल का मैच हुआ। उस दिन बहुत गर्मी थी। मैच के बाद सभी प्यासे और थके थे। अनिल सबको अपने घर ले गया। सब दोस्तों को अनिल की माँ ने पानी दिया। जब अनिल ने अक्षय के हाथ में पानी का गिलास थमाया तो अचानक उसे दादी की चेतावनी याद आ गई।
हाथ में गिलास लिए अनिल को देख अजय को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। किसका फैसला? धोड़ू का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार के रुपए पैसे और खेती बाड़ी का सारा काम काज काका ही संभालते हैं। परिवार के छोटे छोटे सभी निर्णय भी वे ही लेते हैं। अभी तक तो धोड़ू खेत में काम करता था, पर अब वह कुछ नया करना चाहता है। वह बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर आटे की चक्की लगाना चाहता है। गांव में एक भी चक्की नहीं है। धोड़ू को पूरा यकीन है कि उसके नए काम से परिवार को फायदा होगा। उसे बाबा को तो मना लिया, पर बड़े काका उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मीना और रितु इस टापू खेल कर घर लौट रहे थे। चलो ना मेरे घर चलो, मीना ने रितु को खींचते हुए कहा। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे, अगर वे होंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, रितु ने जवाब दिया। पर क्यों? मामा को तो तुम अच्छी लगती हो। क्या कर रहे थे? अपनी सहेली रितु के घर लाना, मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है, हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह कहकर रितु अपने घर चली गई। पोचमपल्ली मुक्तापुर गांव में रहने वाली और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उनके अम्मा अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। उनका गांव आंध्र प्रदेश राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। ये मेन चीज़ है, ठीक है। पोचमपल्ली कहाँ है? मुक्तापुर गांव में। इन गांवों के लोग बहुत पुराने समय में यह काम कर रहे हैं। बाड़ी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से यह बुनाई सीखी। अब बाड़ी और प्रसाद भी स्कूल में आकर अपने अम्मा अप्पा की मदद करते हैं। धागे से कपड़े तक। अप्पा पोचमपल्ली से धागे की लड़ियाँ लाते हैं। अप्पा लड़ियों को उबालते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती हैं। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं और सुखाकर उनके गट्ठे बनाते हैं। धागे की गट्ठियाँ करघे पर लपेटी जाती हैं, फिर उनसे कपड़े बुने जाते हैं। रेशमी का धागा तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों और सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागों से भी साड़ियाँ, कपड़े के थान में और चादरें बुनी जाती हैं। करघे में कई सुइयाँ होती हैं। डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत सी सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया। खतरे में कला। ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए। इसके लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी साड़ियाँ सही दाम पर बेचना बहुत मुश्किल होता है। रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है। बड़े दुकानदार बुनकर को साड़ी का बहुत ही कम पैसा देते हैं। वे भाव बढ़ा चढ़ा कर बेचते हैं, इसलिए कई बुनकर यह काम छोड़ रहे हैं। वे अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। इस समस्या का कुछ हल निकालना चाहिए। बरसों पुरानी बुनकरों की यह कला कहीं धीरे धीरे खो न जाए। आज बाड़ी और प्रसाद जैसे कई बच्चों ने अपने परिवारों से यह सुंदर कला सीख ली है। क्या बड़े होकर ये भी अपने बच्चों को इस कला के हुनर सिखा पाएंगे? दूर देश की बात। आज मालू के घर में बहुत चहल पहल है। चिटप्पन और उनका परिवार 5 साल बाद घर आए हैं। 5 साल पहले चिटप्पन की नौकरी आबू धाबू में लगी थी, तभी से वे वहीं रह रहे हैं। मालू और उसके अप्पा चिटप्पन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए। हवाई जहाज के पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का सामान उतरने में काफ़ी समय लगा। आखिरकार चिटप्पन, कुचुम्बा और बच्चे हवाई अड्डे से बाहर आते दिखाई दिए। शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं, अप्पा एकाएक बोल पड़े। सारा सामान टैक्सी में रखा और सब चल दिए मालू के घर की ओर। शांता, तुम इतने लंबे सफ़र के बाद बहुत थक गई होगी। अप्पा बता रहे थे कि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है। मालू ने कहा, अरे नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं थके। माना, आबू धाबी यहाँ से बहुत दूर है, पर हवाई जहाज़ से पहुँचने में हमें 2 ही घंटे लगते हैं। हवाई जहाज़ बहुत तेज़ जो उड़ता है, शांता बोली। मालू यह सुनकर बहुत हैरान हुई। उसे याद आया जब वह अपनी स्कूल के ट्रिप पर चेन्नई गई थी तो उसे ट्रेन में पूरे 12 घंटे लगे थे, लेकिन नक्शे में तो चेन्नई और कोच्चि बहुत पास दिखाई देते थे। हवाई अड्डे से घर तक के रास्ते में मालू, शांता
और शशि ने बहुत सारी बातें की। मालू को याद आया कि वह जब अपने स्कूल में के बच्चों के साथ ट्रिप पर गई थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था। वह शांता से भी पूरे सफ़र की बातें जानना चाहती थी। रेत ही रेत। मालू ने पूछा, क्या उसने हवाई जहाज़ से बहुत ही मज़ेदार चीज़ें देखी? हाँ, ज़्यादातर हवाई जहाज़ में से बादल ही बादल दिखाई दिए, क्योंकि हवाई जहाज़ बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा था। इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी, पर रेत का रंग बदलता रहा, कभी सफ़ेद, कभी भूरा, तो कभी पीला, लाल या काला। कभी कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए। फिर नीचे ज़मीन दिखाई देनी बंद हो गई। शांता बोली, इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। शशि ने आगे कहा, मैंने तो केवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी है। मालू बोल पड़ी, तब तो तुम्हें आबू धाबी जरूर आना चाहिए। चिटप्पन बोले। चिटप्पन किसे बोलते हैं? चाचा को। उन्होंने बताया कि आबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। शहर से थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है, ना कोई पेड़, ना ही हरियाली, केवल रेत। केरल में बने अपने घर के आसपास की हरियाली और ठंडे पानी को मैं बहुत याद करती थी। अब यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कुचुम्बा बोली। बारिश कैसी होती है? यह बात तो शांता और शशि भूल ही गए हैं। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती। वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहाँ ना बारिश है, ना ही नदियाँ, ना झील है, ना ही तालाब। ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है। चिटप्पन ने कहा। शशि ने बीच में कहा, लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है, चिटप्पन ने बताया। बातें करते करते सब मालू के घर पहुँच गए। टैक्सी से उतरते ही शशि और शांता आसपास इतने सारे फलों के पेड़ देखकर हैरान रह गए। नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल, कितनी तरह के पेड़। ये कहाँ पाए जाते हैं? नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल, कितनी ही तरह के पेड़, मतलब ये केरल में पाए जाते हैं। ठीक है। शशि बोली, आबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वहीं एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। कितने सुंदर तोहफे और फोटो। सबसे मिलने के बाद कुचुम्बा ने अपने बैग और अटैची खोले। वे सभी के लिए तोहफे लाई थी, और खजूर भी, मीठे मीठे और स्वादिष्ट। शशि ने मालू को आबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्के भी दिखाए। शांता ने बताया कि वहाँ अलग तरह के रुपए होते हैं, जिन्हें दिरहम कहा जाता है। आबू धाबी में कौन से रुपए चलते हैं? दिरहम। आबू धाबी में जो पैसा चलता है उसको क्या बोलते हैं? दिरहम बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। कहा जाता है उन पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। उन्होंने अपने घर और आसपास की जगहों की तस्वीरें भी दिखाई। चिटप्पन ने मालू को एक ग्लोब निकाल कर दिया। बोले, मालू ढूंढो, आबू धाबी कहाँ है और केरल कहाँ है। सब बच्चे ग्लोब पर अलग अलग जगह ढूंढकर मज़े लेने लगे। मालू ने चेन्नई और कोच्चि भी ढूंढा। शाम को बरामदे में बैठे सभी ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे और आबू धाबी की तस्वीरें देख रहे थे। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां उनको देख मालू झट बोली, इन खिड़कियों से कितनी ठंडी हवा आती होगी। चिटप्पन बोले, आबू धाबी की खिड़कियां खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाहर बहुत ही गर्मी होती है। ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशनर चलते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं। इससे वे तेज़ धूप से बच जाते हैं। मालू को वहाँ की तस्वीरें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसे कितनी सारी नई नई बातें भी सुनने को मिल रही थी। वह हर तस्वीर में अपने शहर की तुलना भी कर रही थी। उसने सोच लिया कि वह आबू धाबी की एक रिपोर्ट भी अपनी कक्षा के लिए तैयार करेगी। चटपटी पहेलियाँ। कूटी जाती पीसी जाती भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में जो ज़्यादा डल गई तो फिर मुँह से निकली सी। आँख नाक से निकले पानी, याद दिला दूँ सबको नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। ये है मिर्ची। ठीक है।
कूटी जाती पीसी जाती, खाने में पीला रंग लाती, तेल में मुझे मिलाकर दादी, चोट लगे तो झट से लगाती, सबकी चोट को ठीक कराती, इसीलिए मैं सबको भाती, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। ये है हल्दी। ठीक है, काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीकी पिसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में मैं दोनों में ही डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। ये है मिर्च। ठीक है, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल घी में खूब खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। हरे रंग की जीरे जैसी ठीक हजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते में मुंह का स्वाद बढ़ाती, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, चॉकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ, जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में, सोचो जल्दी कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। ये लो फौजी वहीदा, क्या तुमने इनकी फ़ोटो कहीं देखी है? ये है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरे परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तुम्हारे इस किताब के लिए हमने उनसे एक खास बातचीत की, आओ उसे पढ़ते हैं। प्रश्न, वहीदा आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में बताइए। वहीदा, मैं थन्ना मंडी नाम के एक बहुत छोटे गांव से हूँ। यह जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। मेरे गांव की कई लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती थी, पर वे इसके बाद आगे के बारे में कुछ नहीं सोचती थी, लेकिन मैं कुछ बनना चाहती थी, हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे आगे पढ़ने की इच्छा थी और मैं 10वीं की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उस समय हमारे यहाँ इलाके के लिए कई बात थी। इसके कारण मेरे मम्मी पापा को बहुत मुश्किलें आई, यहाँ तक कि हमें गांव भी छोड़ना पड़ा। तब हम नानी के घर राजौरी में रहे। मैंने 12वीं भी वहीं से की। प्रश्न, तो आप पहले से ही कुछ अलग सोचती थी? वहीदा, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से कुछ अलग करना चाहती थी। मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। हम 3 बहनें हैं। पापा भी यही चाहते थे कि हम बहनों में से एक डॉक्टर बने, एक वकील बने, एक पुलिस में जाए और बच्चों को पढ़ाए। मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई हूँ। मेरी बहन जम्मू पुलिस में है। प्रश्न, आप डॉक्टर कैसे बनी? इसके लिए मैंने मेहनत की थी। मेरे दोस्त और घर वालों ने भी मेरी बहुत मदद की। मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया। वहाँ मैंने 5 साल पढ़ाई की और MBBS की परीक्षा पास की। प्रश्न, आप सेना में कैसे आईं? आपके घर वालों ने रोका नहीं? वहीदा, अरे नहीं, उन्हें तो लगता था कि यही नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है। जब मैं बहुत छोटी थी तब अपने गांव में फौजियों को देखती थी। मेरा मन करता था कि मैं उन्हीं की तरह बनूं। यह मेरे लिए बहुत ही बड़ा सपना था। स्कूल के समय में मैं कैंप में भी जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी और गर्ल गाइड में भी डॉक्टर भी थी। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए मेरा एक इंटरव्यू हुआ। उसमें मुझे चुन लिया गया। मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग भी हुई। प्रश्न, अच्छा तो आप नौसेना में क्यों आई? नौसेना में तो समुद्री जहाज़ पर रहना पड़ता है ना? वहीदा, मुझे घूमने का बहुत शौक है। मेरा दूर दूर तक जाने का मन करता है। मैं पहाड़ी वाली जगह पर पैदा हुई हूँ। अब मैं समुद्र में काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम महिला अधिकारियों ने जहाज़ पर काम किया है। मैं उनमें से एक हूँ। पहले नौसेना में महिलाएं जहाज़ पर नहीं जाती थी। जब मौका दिया जाता था तो मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपना नाम दिया। मैं तो पनडुब्बी में भी जाना चाहती हूँ। मैं हर ऐसा काम करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती। अभी तो महिलाओं को पनडुब्बी में जाने नहीं दिया जाता। जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाऊँगी। प्रश्न, तो आप डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या हुआ?
वहीदा, मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते, वे तो दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। जहाज़ 3-4 महीने के लिए समुद्र में जाता है, तब मेरी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। मैं जहाज़ पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करती हूँ। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि जहाज़ पर सफाई रहे, कहीं गंदगी ना फैले और चूहे ना आए। गंदगी और चूहों से बीमारियां फैल सकती हैं। इसके अलावा मैं सबको इसकी तैयारी करवाती हूँ। वे मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जैसे लगना, तब जहाज़ पर ऐसी बातों के लिए तैयार रहना होता है, जैसे आग लगना। ठीक है। प्रश्न, क्या जहाज़ पर अस्पताल होता है? वहीदा, नौसेना के हर जहाज़ पर फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज़ पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। ज़रूरी दवाइयाँ और कुछ मशीनें भी होते हैं। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी रहती हैं। प्रश्न, आपने जब परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया तब आप ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। इसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। वहीदा, 3 साल तक मेरी परेड देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने मुझे यह मौका दिया। मुझे लगा कि मेरे अधिकारियों ने मुझे चुना, मुझे में विश्वास दिखाया, इसलिए मैंने बहुत लगन से परेड का अभ्यास किया था। प्रश्न, परेड के बारे में कुछ बताइए। वहीदा, जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरे परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी ज़ोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाए, देखने वाले लोग भी तक आवाज़ें सुने और मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं। मतलब एक परेड में 36 कमांड होती हैं। ठीक है, मतलब 36 निर्देश देने होते हैं। प्रश्न, 4 टुकड़ियों के आगे चलते हुए आप घबराई नहीं? वहीदा, घबराहट तो नहीं थी, पर वे सब यह कि 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं। एक भी भूल जाओ तो पूरी परेड गड़बड़ा जाती है। मैंने पूरा 1 महीना सुबह शाम अभ्यास किया था। परेड तो मैं स्कूल में भी करती थी। प्रश्न, आपके नाम से में जो यह शब्द है प्रिज्म, इसका मतलब क्या है? वहीदा, यह नाम मेरे पापा ने मुझे दिया। प्रिज्म ऐसा कांच है जो 7 रंग दिखता है। वे चाहते हैं कि इसी तरह अपनी पहचान बनाओ, इसलिए मुझे बचपन में ही यह नाम दिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।